वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अपना अगला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने आखिरी सेशन में अपनी सारी बात को रिवाइज कर लिया, कुछ बातों को नए तरीके से सीख लिया और नए तरीके से देख लिया। लेकिन अभी जो भी बात हमने करी, जो भी एग्जाम्पल लिया, वो हमने एग्जाम्पल एक तरह से बेस बनाने के लिए सेट किया, ताकि हम लोग जब फॉर्म 26Q को फाइल करें तब हमें सारी की सारी बेसिक बातें क्लियर हो। वहां पर हम सिर्फ फिल करें अपने डेटा को सही तरह से और आगे बढ़े। ठीक होगी बात। वहां पर हम रीजनिंग और लॉजिक्स ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने हर सेक्शन के रीजंस को, हर चीज के लॉजिक को पहले ही सीख लिया है और समझ लिया है। ठीक होगी बात। चलिए अब हम चलते हैं अपनी फाइलिंग की तरफ। हम लोग अपनी जो फाइलिंग करेंगे वो सबसे पहले देखिए, मेरे पास कई सारे ऑप्शन हैं। हम चाहें तो आपको क्लियर टेक्स्ट से सिखा दें, हम चाहें तो आपको किसी और सॉफ्टवेयर से सिखा दें, स्पेक्ट्रम से सिखा दें, या फिर कोई और सॉफ्टवेयर XYZ TDS मैन आता है या फिर कुछ और आता है, किसी भी सॉफ्टवेयर से सिखा दें। लेकिन हाँ, किसी ने बोला कॉम्प्यूटेक्स आता है। मैं आपको एक बात सबसे पहले डिस्क्लेमर के रूप में क्लियर कर दूं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से फाइलिंग करें या फिर कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो, सारे के सारे सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स एक्ट और रूल के द्वारा ही गवर्न होते हैं। किसी में भी इनकम टैक्स रूल के अदरवाइज कोई भी बात या किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज नहीं है। ये बात मैं इसलिए क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सभी सॉफ्टवेयर पर काम करके देखा है और किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी अंतर नहीं है रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट और कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कहीं दिक्कत आती है तो बस इतनी आती है कि कोई मेन्यू का ऑप्शन कहीं मिलता है और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में वो ऑप्शन कहीं और मिलता है। सिर्फ इतना ही अंतर होता है ऑप्शन ऑप्शन का। जैसे मैंने एक्सेल यूटिलिटी में आपको 2 मिनट में ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करके बता दिया कि अगर आपका पैन नंबर नहीं होगा तो आपको हायर टैक्स रेट डिडक्ट करना होगा। अब ये ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में कहीं और होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा ये ऑप्शन। बस इतना ही अंतर होगा। एक बात मैं आपको और बता, जो कॉम्प्यूटेक्स सॉफ्टवेयर है या फिर जो TDS मैन है या फिर जो स्पेक्ट्रम है या फिर जो क्लियर टेक्स है, ये सॉफ्टवेयर पेड वर्जन में आते हैं। इनकी मेंबरशिप फीस होती है सालाना, ईयरली। जैसे कि इस समय जो हम अपना TDS क्लियर टैक्स यूज करते हैं, उसकी GST TDS और इनकम टैक्स तीनों की सब्सक्रिप्शन फीस जाती है 35,000 रुपीज। ये बड़ा ही हैवी अमाउंट। शायद हो सकता है इनिशियल में जो अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करना चाहता है उसके लिए ये पे कर पाना असंभव काम है। और TDS में खास तौर से, क्योंकि TDS एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। हर किसी को TDS के बारे में नॉलेज नहीं है। जिसको है तो उसको सही नॉलेज नहीं है, आधा ज्ञान पढ़ा हुआ है। इसलिए कई सारी गलतियां करते हैं बच्चे। या फिर हो सकता है कि TDS, अच्छा एक बात और भी है कि TDS का इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर 20,000 का है, GST का इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर 20,000 का है, और इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर 15,000 का है। यानी कि टोटल हो जाते हैं 55,000। इसको कम करके जब आप पैकेज में लेते हैं तो 35,000 में मिलता है सॉफ्टवेयर क्लियर टेक्स का। अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में आपको क्लियर टेक्स से पढ़ा दूं, और शायद बड़ा ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, बड़ी ही आसानी से समझ में भी आ जाए। लेकिन मजेदार बात यह है कि मैं ये मानता हूं कि आपके पास अभी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है और आपको TDS की फाइलिंग करनी होगी तो आप कैसे करेंगे? कारण उसका ये है, क्योंकि पहली बात तो ये कि अभी आप सीख रहे हैं। 20,000 रुपए का अगर सॉफ्टवेयर लगा करके खरीदेंगे और उसके बाद सीखेंगे, और क्लाइंट मान लो अगर 2 4 5 है, तो कॉस्ट भी नहीं निकलेगी पूरे साल की, बड़ा मुश्किल हो जाएगी। जितना पैसा आएगा वो हो सकता है सॉफ्टवेयर में चला जाए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको इनकम टैक्स द्वारा प्रोवाइड की गई ऑफलाइन यूटिलिटी से पहले सीखना चाहिए। जब आप सीख जाएं, समझ जाएं, और उसके बाद जब आपके रिटर्न सही फाइल होने लगे, कोई भी नोटिस ना आती हो और आपके पास क्लाइंट बेस हो जाए, तब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को खरीदिए। क्योंकि जब आपने ऑफलाइन यूटिलिटी पर काम किया होगा तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर पर काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर पर काम किया तो दूसरे पर नहीं कर सकते हैं या तीसरे पर नहीं कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर तो नहीं है। उसमें उसके अंदर लिखी गई बात के विपरीत कोई भी बात कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं कहता है। सिर्फ अंतर होता है तो वर्किंग का, ऑप्शन का और मेन्यू का। किसी सॉफ्टवेयर में कहीं पर मिलेगा, दूसरे सॉफ्टवेयर में कहीं पर मिलेगा। ठीक होगी बात। अगर आप ध्यान से जिस सॉफ्टवेयर को आपने लिया है उस सॉफ्टवेयर की भी कंसल्टेंसी लेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको सॉफ्टवेयर सिखाना नहीं है, पहले बात ये हम क्लियर कर दें। कोई हो सकता है मेरी क्लास में ये बोले कि सर आपको टैक्स क्लाउड से सिखाना चाहिए या कॉम्प्यूटेक्स से सिखाना चाहिए, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं कहूंगा मेरा काम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को सिखाना नहीं है। सॉफ्टवेयर अपनी अपने हिसाब से काम करता है। सॉफ्टवेयर के साथ अच्छी चीज ये है कि 20,000 की आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक कंसल्टेंट भी मिलता है, आप सॉफ्टवेयर उससे आराम से सीख सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिखाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको TDS का रिटर्न फाइल करा के बताना, और एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके में
कि आपकी कोई भी कॉस्ट ना आए, जीरो कॉस्ट में आप क्लाइंट का काम सही सही करके दें और अपने बलबूते पर अपना टीडीएस रिटर्न खुद से फाइल करें। मेरा सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं इतना काम करने में सक्सेसफुल हो जाता हूं तो सॉफ्टवेयर खरीद करके काम करना तो बहुत ही आसान काम है। ऐसा कहें तो इट इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, ये 2 मिनट का काम है। सॉफ्टवेयर सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स की यूटिलिटी से इनकम टैक्स रिटर्न बना करके फाइल करना एक बड़ी बात है। ठीक होगी बात? चलिए, इस बात को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया ताकि कोई सॉफ्टवेयर का झंझट ना हो। ठीक है, सिखा तो हम सभी सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, कोई कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए, लेकिन अब चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। चलिए, सबसे पहले हमें ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करना है। अभी ऑफलाइन यूटिलिटी मिलेगी कहाँ? तो ये बात पूछ लेते हैं अपने गूगल बाबा से। हम चलते हैं गूगल बाबा पे और उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर 26Q अपने आप ही आ गया। सबसे पहला लिंक आ गया, ई टीडीएस टीसीएस रिटर्न प्रिपेयर आरपीयू फाइल। क्या बोला? प्रिपेयर आरपीयू फाइल। हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये देखिए नीचे आ गया। क्या आ गया यहां पर? ये देखिए नीचे आ गया ई स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस टीसीएस का फाइल करने के लिए डाउनलोड आरपीयू वर्जन 4.9। ठीक होगी बात? चलिए, तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। पहला लिंक है। दूसरा लिंक ट्यूटोरियल का है, तीसरा लिंक फीचर्स का है। ये दोनों लिंक बेकार है, एक ही लिंक काम का है, वो है डाउनलोड आरपीयू फाइल। अब हमने इसको अपने फोल्डर में सेव कर लेना है। अब हमने इसको अपने क्या करना है, अपने फोल्डर में सेव कर लेना है। ठीक है, चलिए हमने इसको यहाँ पर सेव कर। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम आते हैं जहां पर इसको सेव किया था। ये यहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी सेव हो गई है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ये यूटिलिटी। ये देखिए टीडीएस आरपीयू 4.9। क्या ये दिख रहा है सभी को? क्या ये यूटिलिटी दिख रही है सभी को? एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और स्क्रीन पर हूं और आप किसी और पर। अगर स्क्रीन आपको कभी ना दिखे तो प्लीज बताइएगा कि स्क्रीन नहीं दिख रही है या कुछ और आ रहा है या चल नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि अब स्क्रीन का मेन खेल है। यहाँ पर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि यूटिलिटी कैसे मिलेगी। दिख रही है? चलिए, अब इस यूटिलिटी ये अभी जिप्ड फॉर्म में है, इसको आप अनजिप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट ऑल, इससे क्या करेंगे आप? एक्सट्रैक्ट करेंगे यहीं पर पूरा पूरा फोल्डर आप क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जिप्ड है। क्योंकि ये जिप्ड है और जिप फाइल कभी भी ओपन नहीं होगी। अगर आप जिप फाइल के अंदर जा करके ये ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये यूटिलिटी ओपन नहीं होगी। ठीक है, अब ये हमारे डाउनलोड्स में जिप फाइल अनजिप होकर के आ गई, जिसके अंदर हम गए और अंदर जाने के बाद हमको हमको एक यूटिलिटी मिलेगी जिसका नाम है, ये देखिए, जिसका नाम है ये विंडोज बैच फाइल करके एक है, टीडीएस आरपीयू लिखा हुआ है। ये है यूटिलिटी, ये है यूटिलिटी। अब ये भीड़ में कहीं गुमसुम सी एक यूटिलिटी है जो कि इस तरह की है, टीडीएस आरपीयू विंडोज बैच फाइल। ये यही यूटिलिटी आपको ओपन करनी है। क्या करना है? यही यूटिलिटी आपको डबल क्लिक करना है इस यूटिलिटी। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर अब एक बॉक्स आएगा, मैसेज बॉक्स। ठीक है, हम इस मैसेज बॉक्स पर आ जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि आरपीयू की यूटिलिटी है, आप ओके दबाइए। तो हम क्या करेंगे? ओके करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने एक इस तरह की यूटिलिटी ओपन होकर के आ जाएगी। इस तरह की यूटिलिटी ओपन होकर के आ जाएगी। यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या है? ये यूटिलिटी मैंने कैसे ओपन किया, इस बात में क्या किसी को कोई समस्या है? ये यूटिलिटी मैंने कैसे ओपन किया, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? मुकेश या विजय जी? मुकेश आपको या विजय जी आपको कोई समस्या है क्या? मैंने गूगल बाबा से पूछा कि 26 क्यू की यूटिलिटी दे दीजिए, उन्होंने मुझे यूटिलिटी दे दिया। मैंने उसे अनजिप किया और यहाँ पर एक फाइल थी आरपीयू, टीडीएस आरपीयू विंडोज बैच फाइल, मैंने उसको ओपन किया और ओपन करने के बाद मेरी स्क्रीन पर ये आ गया। मुकेश कोई दिक्कत है अभी तक की बात में? नो सर। नो ठीक है, सर। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो।
अब हमसे ये पूछ रहा है फॉर्म सिलेक्ट करिए कि आप 24 क्यू भरना चाहते हैं, आप 26 क्यू भरना चाहते हैं, आप 27 क्यू भरना चाहते हैं, या आप 27 ई क्यू भरना चाहते हैं। अब 24 क्यू और 27, 24 क्यू तो सुना हुआ नाम है। अब ये 27 क्यू और 27 ई क्यू क्या है, ये तो नई चीज आ गई। अभी नई चीज आ गई तो छोड़ दीजिए, अभी तो हम पहले दो चीजें ही सीखेंगे। एक सीखेंगे 26 क्यू और एक सीखेंगे क्या, 24 क्यू। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। तो यहां पर हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे 26 क्यू, क्योंकि हम 26 क्यू ही सीखने जा रहे हैं। अब 27 क्यू मुझे याद आ गया, मैंने अपनी भी डायरी खोल लिया, क्योंकि मुझे भी लिखना पड़ता है। 27 क्यू फॉर्म है नॉन रेजिडेंट का। जो बात मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग जब हम 26 क्यू पढ़ा रहे थे, हमने आपको बताया था कि अभी तक जितने भी सेक्शन हमने आपको बताए हैं वो सारे सेक्शन रेजिडेंट के लिए हैं। अगर नॉन रेजिडेंट का कोई रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा तो 27 क्यू करेंगे। चलिए अब जब आएंगे नॉन रेजिडेंट पर तब आएंगे सेक्शन 195 और 27 क्यू। तो अब आज फाइल करेंगे 26 क्यू, आज फाइल करेंगे 26 क्यू। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है रेगुलर और एक है करेक्शन। अब बात समझिएगा, मान लो कि आपने, अभी हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्वार्टर 3 का, क्वार्टर 3 हमारा खत्म होता है दिसंबर 2023 में, यानी कि अक्टूबर 23 से दिसंबर 23 का रिटर्न फाइल करेंगे। और मान लो अगर हमने पहले कभी जीवन में इसका कोई रिटर्न फाइल किया होता और डिपार्टमेंट ने कहा होता कि आपका रिटर्न कुछ गलत है, आपको रिटर्न में सुधार करने की जरूरत है, तो आप कौन सा रिटर्न फाइल करते? तब हम रिटर्न फाइल करते करेक्शन। हम कौन सा ऑप्शन चुनते? करेक्शन चुनते। लेकिन क्योंकि अभी हमसे करेक्शन, अभी हमने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेगुलर रिटर्न फाइल। मतलब ये अभी पहली बार रिटर्न जा रहा है, पहली बार रिटर्न जा रहा है, पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। और हम क्या करेंगे, क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे तो देखिए क्या आ गया हमारे सामने। हमारे सामने सबसे पहले सबसे ऊपर टैब में आ गया कि ये फॉर्म 26 क्यू है और इन सेक्शन के लिए ये फॉर्म भरा जाना है। जैसे कि सेक्शन 194, 193 इंटरेस्ट का, 194 डिविडेंड का, 194 ए इंटरेस्ट का, बी जो है आपका लॉटरी का, 194 सी कॉन्ट्रैक्ट का, डी इंश्योरेंस कमीशन का, डी ए LIC का 1% कटने वाला, LA भी इंटरेस्ट का होता है, 194 एच कमीशन का, जे प्रोफेशनल्स का, JA भी प्रोफेशनल का, JB भी प्रोफेशनल का, 194 के म्यूचुअल फंड की इंटरेस्ट का, एन कैश पेमेंट वाला जो सेक्शन था वो। तो इससे हमने मोटा मोटा 60 से 70% सेक्शन तो पढ़ रखे हैं। जो बचे हैं थोड़े बहुत सेक्शन, उनको अभी कुछ देर बाद कवर कर लेंगे। पहले हम जितनी बातों को पढ़ के आए हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख लें, तब हम लोग आगे उनको देखें। ठीक हो गई बात। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपके सामने चार टैब। एक है फॉर्म, एक है फॉर्म, फिर अगला टैब है क्या, चालान, अगला टैब है क्या, चालान, और अगला टैब है एनेक्जर 1, और अगला टैब है अदर सर्विस 10। एक बात आपको डिटेल के लिए बता दें कि फॉर्म में जो भी आपकी बेसिक डिटेल है एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर मतलब डिडक्टर की, और डिडक्टर का मतलब ADR एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की डिटेल आपको फॉर्म में फिल करनी है। चालान की टैब में आपको चालान की डिटेल ऐड करनी है, चालान का अमाउंट, चालान का BSR कोड, चालान का सीरियल नंबर, किस डेट का चालान है, ये चार चीजें। और एनेक्जर 1 में आपको डिडक्टी की डिटेल फिल करनी है, डिडक्टी का पैन कार्ड, डिडक्टी का नाम, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, फिल करनी है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, फिल करनी है। कैसे? जब अब इन टैब्स पर आएंगे तब हम इस टैब की चर्चा करें। ठीक हो गई बात। और तीसरा वाला टैब, चौथा वाला टैब मुझे लगता है शायद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अब चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं। हो सकता है आज खत्म ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो कर देते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए, सबसे पहले पूछ रहा है टैन नंबर बताइए। अब टैन नंबर हमें कहाँ मिलेगा? टैन नंबर हमें मिलेगा, टैन नंबर हमें मिलेगा इनके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेरे पास तो है। टैन नंबर इनके पास एक लेटर भी आया है टैन कार्ड का, जैसा दिखता है आपको भी दिखा देते हैं। चलिए, सिखा ही रहे हैं तो दिखा दें। ये होता है टैन का लेटर जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, और ये है इनका टैन नंबर।
ठीक है, LKNA 19523A, ये 10 नंबर हम लोगों को फिल करना पड़ेगा। कहां पर? यहां पर। चलिए, हमने ये 10 नंबर फिल कर दिया। हमने ये 10 नंबर फिल कर दिया। अब बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 23-24। फाइनेंशियल ईयर 23-24। देखिए, एक मिनट, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 23-24। अब कोई बच्चा मेरे से ये पूछ सकता है कि क्या हम सर 17-18 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, 18-19 का कर सकते हैं, 19-20 का कर सकते हैं? भाई मैं तो कहूंगा हाँ, कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ताकत हो लेट फीस को जमा करवाने की, तो आप कर दीजिए, क्या दिक्कत की बात है? ठीक होगी बात। मान लीजिए कोई ऐसी जरूरत पड़ गई जिसमें लगता है कि फाइल अगर नहीं हुआ तो शायद बवाल हो जाएगा, तो रिटर्न फाइल कर दीजिए। पुराना रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं आप। लेट फीस इंटरेस्ट के साथ अगर कोई रिटर्न जमा कराना चाहते हैं तो कोई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों मना करेगा? बोलेगा भाई फाइल कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं। फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसने क्या कहा? प्लीज सेलेक्ट क्वार्टर, रिटर्न कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर ओनली फॉर Q1, 2, 3। क्या बात इसने बोली? इसने बोला कि रिटर्न जो भी फाइल होगा वो Q1, 2 और 3 के लिए फाइल होगा। अरे भाई, ये तो कौन सी नई बात है? जब क्वार्टर खत्म नहीं हुआ तो उसका रिटर्न कैसे फाइल हो जाएगा? अब यहाँ पर एक क्वेरी आपकी और समाप्त हो सकती है। वो क्वेरी ये है कि अगर मान लीजिए आप ये चाहें कि क्वार्टर खत्म होने से पहले आप रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। विजय जी की क्वेरी आई है, इसका जवाब देंगे, ठीक है? विजय जी की क्वेरी आई है, इसका जवाब देंगे। लेकिन अभी ये बात समझिए कि कि अगर कोई चाहे, देखिए एरर एरर का नेचर समझिए। यहां पर एक पॉपअप आया जिसमें कहा कि Q1, 2 और 3 का फाइल कर सकते हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या अगर कोई क्वार्टर खत्म नहीं हुआ है तो क्या आप उसका रिटर्न 26Q फाइल कर सकते हैं? यस और नो में आंसर करें। विजय जी आपका डाउट सेशन में ले लेंगे, 5 मिनट में बस इस सेशन को ओपन करें। डाउट सेशन हम 5 मिनट बाद ओपन करेंगे तब। मुकेश ने कहा यस। विजय जी आपका क्या आंसर है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्वार्टर खत्म नहीं हुआ, क्या उस क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं? मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि मार्च Q4 अभी खत्म नहीं हुआ, क्या आप उसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं? हाँ, अब आया आंसर सही, मुकेश का और विजय का। अब आया आंसर सही कि नो, बिल्कुल सही जवाब। आप पुराना तो कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं जा सकते। क्वार्टर अभी चल रहा है, क्वार्टर का अगर एक दिन भी बाकी है तो आप अभी उस क्वार्टर का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। यानी कि यानी कि मार्च तक का आपको अगर रिटर्न फाइल करना है, मार्च 24 तक का, तो आपको 1 जनवरी को ऑप्शन ओपन होगा। उससे पहले 1 अप्रैल को ऑप्शन ओपन होगा, 31 मार्च तक ऑप्शन ओपन नहीं होगा। ठीक होगी बात। चलिए, अब चलते हैं आगे। अब बोला इसने क्वार्टर सिलेक्ट करो। हाँ बिल्कुल सही। आप पेमेंट तो करना ही एडवांस में। हर महीने, हर अगले महीने की 7 तारीख को करना है। पेमेंट तो करना है। जनवरी का पेमेंट फरवरी में, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, 7 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। चालान तो आपका जमा हो जाएगा लेकिन रिटर्न फाइल नहीं होगा। रिटर्न तभी फाइल होगा जब वो क्वार्टर बीत जाएगा। वो क्वार्टर बीत जाएगा। क्या आप 1 अप्रैल को फोर्थ क्वार्टर का फाइल कर सकते हैं? यस। आप 1 अप्रैल को ही मार्च का टीडीएस जमा करवाइए और रिटर्न फाइल कर दीजिए, कौन मना करता है? ठीक है, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक करिए। 31 मई तक ड्यू डेट है आखिरी क्वार्टर की, और तीसरे क्वार्टर की 31 जनवरी तक है। 31 जनवरी तक। तो अब हमें क्वार्टर चुनना है। Q1, 2 और 3, 4 तो नहीं आ रहा है। हमने Q3 को चुनना है, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन डेट सारी 15 दिसंबर की है। 15 दिसंबर और 15 नवंबर के बीच। ठीक हो गई बात। ठीक हो गई बात। चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पूछ रहा है डिडक्टर का पैन नंबर बताइए। डिडक्टर का पैन नंबर बताइए। हाँ भाई, पैन नंबर भी है। पैन नंबर भी है डिडक्टर का। ये है पैन नंबर। मेरा क्लाइंट कौन है? एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इन्हीं का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इन्हीं का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और वो भी तीसरे क्वार्टर का। ठीक है, तीसरे क्वार्टर। चलिए, अच्छा एक बात का जवाब और दे दें आपको कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 12 दिसंबर 2023 को। 8 दिसंबर 2023 को। तो क्या आप
Q2 और Q1 का रिटर्न फाइल कर पाएंगे? क्या आप Q2 और Q1 का रिटर्न फाइल कर पाएंगे? इस केस में आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। मैंने ये बता तो दिया कि 2017-18 का भी कर लो, 18-19 का भी कर लो, लेकिन इसका नहीं होगा, क्योंकि आपका डेट ऑफ डिडक्शन 8 दिसंबर 2023 के पहले का नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी ही एग्जिस्टेंस में नहीं थी। कंपनी ही एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो कैसे काट लोगे? जब कंपनी ही एग्जिस्टेंस में नहीं है तो कैसे काट लोगे? ना कंपनी के पास बैंक अकाउंट था, ना कंपनी एग्जिस्टेंस में थी, तो फिर पुराना रिटर्न का कोई सवाल नहीं उठता है यहाँ पर। इसलिए गलती मत कर जाना, ऐसा मत कह देना कि इस कंपनी का भी पिछले 5 सालों का फाइल करा दो ना। इसका नहीं हो सकता। हो किसका सकता है? इंडिविजुअल का हो सकता है। किसी का पहले से बिजनेस चला आ रहा है, टैन नंबर नहीं था, आज उसने अपने टैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो वो रिटर्न पिछले साल का फाइल करना चाहता है, कर सकता है, वो तो करेगा, क्योंकि उसका बिजनेस एग्जिस्टेंस में था, बस उसके पास टैन नंबर नहीं था। लेकिन यहाँ तो बिजनेस ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, बिजनेस एग्जिस्टेंस में आया ही 8 दिसंबर को है, तो फिर नहीं होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस भी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। चलो, इनका टैन नंबर हमने कॉपी किया, और अब जाते हैं अपने यूटिलिटी पर, इसको पेस्ट कर देते हैं। ये लीजिए टैन नंबर। टाइप ऑफ डिडक्टर, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट है, क्या ये स्टेट्यूटरी बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, क्या ये ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, क्या ये लोकल अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या ये कंपनी है? यस, ये कंपनी है, ये कंपनी है। बस ये 4 डिटेल आपको फिल, ठीक है। क्या ये रिवाइज रिटर्न है? अगर रिवाइज रिटर्न है तो यस करिए। ये ऑप्शन आपका तब खुल के आता जब इसके पहले वाली स्क्रीन पर हमें करेक्शन ऑफ रिटर्न डालना होता। जब हम करेक्शन ऑफ रिटर्न का ऑप्शन चुनते तो वो पूछता कि क्या ये रिवाइज रिटर्न है, हम बोलते यस, और अपने जो आखिरी वाला हमने चालान भरा हुआ है, जिस रिटर्न को हम रिवाइज करना चाहते हैं, उसका हम यहाँ पर रिसीट नंबर डाल देते। यहाँ पर ये ऑप्शन अभी देखिए ओपन ही नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। कारण क्यों नहीं ओपन हो रहा है? इसलिए नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि ये रिवाइज रिटर्न नहीं है। अगर ये रिवाइज रिटर्न होता तो ये भी ऑप्शन आता कि रिसीट नंबर बताइए ओरिजिनल में। ठीक हो गई बात? बताओ बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? असेसमेंट ईयर खुद ब खुद 24-25 आ रहा है। इस टैब नंबर 1 में कोई दिक्कत आई? टैब नंबर 1 तो बड़ा इजी लग रहा है, टैब नंबर 1 तो बड़ा इजी लग रहा है। खाली टैन नंबर डाला, पैन नंबर डाला, और फाइनेंशियल ईयर डाला, और डिडक्टेड। क्या ये बात यहां तक की समझ में आ गई?